Hello everyone, my name is Bahadur Modi and I am an English and SS teacher in Sarjan English Medium School 8 Natayuna, and today we start our new chapter, Standard 9, new chapter 3, chapter number 3, and the chapter name is Movement Toward a New World. Unit 1, chapter number 3, Standard 9, Movement Towards a New World. ठीक है, तो नई दुनिया के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बारे में है. दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव चैप्टर, राइट. सो हियर आई एम गोइंग टू रीड नाउ, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड एज आई टोल्ड यू दैट यूज योर hands free, that much better to understand my voice, understand my sound and all that. So I am going to read now. Global threats between the two world wars. Global threats between the two world wars. ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड हुआ, जो ग्लोबल बिजनेस ट्रेडिंग हुआ बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर. ठीक है, बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ वो हम देखेंगे. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकम इकोनॉमिकली पुअर. जैसे कि हम जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया है वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली पुअर हो गई थी. द इमीडिएट गवर्नमेंट इज power was unsuccessful in improving these conditions. तो जो इमीडिएट गवर्नमेंट थी इन अ पावर वॉर, जो इमीडिएट गवर्नमेंट जो पावर में थी वो अनसक्सेसफुल हो गई इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी. लोगों को डेमोक्रेसी में से भरोसा उठने लगा. एंड डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज. तो दूसरी कंट्रियों में डिक्टेटरशिप स्टार्ट होने लगा. ठीक है, सरमुख्तियारशाही जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी के अलावा, तो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई कुछ कंट्रियों में. विच बिकम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो ये जो डिक्टेटरशिप थी उसकी वजह से ये इसकी वजह से दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले गई. इट्स अ ड्राइविंग फोर्स. इस डिक्टेटरशिप्स की जो मेंटालिटी थी कुछ कंट्री ने जो अप्लाई की थी, तो उसकी वजह से ये पूरी दुनिया को दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गई. लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट इन दिस रेस्पेक्ट. तो देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या हुआ और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस हुए वो हम देखेंगे. देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है फासिज्म इन इटली. इटली में फासिज्म था. नाजीज्म इन जर्मनी एंड मिलिट्रिज्म इन जापान और ग्लोबल डिप्रेशन 1929 to 32. ये चार मेन रीजन थे जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ठीक है, द बेस रीजन फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दिस वन fascism in Italy, Nazism in Germany and militarism in Japan and global depression 1929 to 32. तो let's start. फर्स्ट वन है जो फासिज्म इटली. इटली में जो फासिज्म था उसके बारे में देखेंगे हम. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली वॉज ऑन द साइड ऑफ द विनिंग नेशन एंड फॉट फॉर दोज नेशन. जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली था वो विनिंग नेशन, जो अमेरिका इंग्लैंड थे उनके साथ में थी और उनके साथ उन्होंने लड़ाई की थी जर्मनी के सामने. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली जो विनिंग नेशन थे, जो कंट्री विनिंग थी उनके साथ थी, अलायंस नेशन के साथ थी वो. इट इंक्योर्ड अ मैसिव एक्सपेंडिचर ऑफ $12 billion. तो इट incurred a massive expenditure of $12 billion, lost life of 6 lakh soldiers. तो कितना खर्चा हुआ जो आपको पता है कि $12 billion का एक्सपेंसिंग हुआ और 6 lakh soldiers was died. Yet the other winning nation took over the choice territories, ignoring Italy. तो क्या हुआ कि इतना सारा नुकसान होने के बाद भी दूसरे जो विनिंग नेशन थे उन्होंने अपनी चॉइस की जो टेरिटरी थी उनको चूज़ की और इटली को इग्नोर किया. तो इग्नोर को जो टेरिटरी चाहिए थी उसका कुछ डिमांड थी वो उसने रखी, मगर जो दूसरे नेशन थे अमेरिका इंग्लैंड वगैरह उन्होंने वो उसको इग्नोर किया इटली को. इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेट. तो इसकी वजह से इटली था वो पूरी तरह से एंग्री हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया. and its nationalist
feeling was hurt, for which Italians considers its government responsible, and was more than eager to avenge this national humiliations as soon as possible. तो लोगों को ऐसा मानने लगे कि गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से ये ह्यूमिलेशन हुआ है, लोगों का शोषण हुआ है, ये रिवेंज की बात है, तो ऐसे रिवेंज की फीलिंग लोगों में आने लगी. In order to salvage Italy from such a dire situations, तो ये इतनी ख़राब हालत में इटली आ गई, तो ऐसी ख़राब हालत इटली में क्रिएट हो गई थी. तो सो हियर द प्लीज हाईलाइट दिस वन. बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च द फासिस्ट पार्टी. तो फिर बेनिटो मुसोलिनी था, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की जिसका नाम था फासिस्ट पार्टी. तो इसको हाईलाइट कर लो. तो पूरा डिप्रेशन था माहौल इटली में, लोग अपनी गवर्नमेंट से नाराज़ थे और वो लोग सोचने लगे थे कि जो दूसरे नेशन ने इटली के साथ ह्यूमिलेशन काइंड ऑफ बिहेवियर किया है, तो दे नॉट एक्सेप्टेड. तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, फासिस्ट पार्टी. ठीक है, तो क्या था उसके बारे में लेट मी गोइंग टू नो. ही एडोप्टेड अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स, सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन एम्पायर. तो बेनिटो मुसोलिनी ने अपना एक सिंबल एडोप्ट किया, वो था बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स. ठीक है, ये सिंबल रोमन एम्पायर से लिया गया था, जो सिंबल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ रोमन एम्पायर था, उसमें से कॉपी किया गया था. एज द सिंबल ऑफ दिस पार्टी, द फासिज्म हैज evolved from the Italian world and fascismo or fascis, which means absolute control of the state on all things. तो ये जो वर्ड्स है फासिज्म हैज डेवलप फ्रॉम द इटालियन वर्ड. जो ये इटालियन वर्ड है उससे डेवलप हुआ है, उसका वर्ड होता है फैसिस्मो, या उसको बोल सकते हैं फैसिस. तो इससे ये वर्ड्स का मीनिंग बनता है. उसका टोटल मीनिंग ये होता है कि पूरा कंट्रोल स्टेट पे हो, पूरा कंट्रोल सभी चीज़ों पे कंट्रोल हो, एवरीथिंग दैट कंट्रोल, राइट, पूरी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, इसका ऐसा मतलब होता है. सो एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है उसका मतलब ऑन ऑल थिंग्स. मुसोलिनी मैक्सिमम वाज वन पार्टी वन लीडर्स. तो मुसोलिनी का एक ही सूत्र था, एक ही पार्टी हो, एक ही लीडर हो. ही गेव मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज पार्टी वॉलंटरी. उसने अपनी पार्टी वॉलंटरी थे, स्वयं उसके जो पार्टी में वॉलंटरी थे उसको मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया. हु वॉर ब्लैक यूनिफॉर्म. जो मुसोलिनी था, बेनिटो मुसोलिनी, उसकी पार्टी का उसके सोल्जर का जो ड्रेस था वो ब्लैक था. ठीक है, दे वॉर अ ब्लैक यूनिफॉर्म. आफ्टर कमिंग टू पावर, जब मुसोलिनी पावर में आ गया उसके बाद क्या हुआ, मुसोलिनी कैप्चर द रोडिस एंड गडेस्कैंस आइलैंड फ्रॉम तुर्की. तो जैसे ही मुसोलिनी पावर में आ गया तो उसने तुरंत ही तुर्की पे अटैक किया और तुर्की के दो प्रोविंस थे उसको कैप्चर कर दिया, रोडिस एंड डोडेकैनिस. जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, उसको कैप्चर कर दिया तुर्की के. ही ऑल्सो वॉन अल्बानिया, एबिसिनिया एंड फ्यूमेन पोर्ट इन 1924. उसने बेनिटो मुसोलिनी दूसरे प्लान भी, दूसरे प्रोविंस भी, टेरिटरी भी वॉन कर ली, दूसरे पोर्ट भी वॉन कर लिए. ये 3 पोर्ट थे जिसने वो वॉन किया, अल्बानिया, एबिसिनिया एंड फ्यूमेन 1924 में. आफ्टर दिस विक्टोरीज, इसकी इस जीत के बाद मुसोलिनी स्नैप्ड ऑल टाई विद द लीग ऑफ नेशन. तो इस जीत के बाद मुसोलिनी ने जो सारे करार थे लीग ऑफ नेशन के साथ वो तोड़ दिए. एंड ज्वाइन द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस. और उसने ज्वाइन कर लिया, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस था उसमें उसने ज्वाइन कर लिया और नेशनल लीग के साथ अपनी टाई थी, अपना ट्रीटी थी, उसको ब्रेक कर दिया. इटली बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इटली को दूसरे वर्ल्ड वॉर का रिस्पॉन्सिबल माना गया. ठीक है, ये था कुछ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फासिज्म इन इटली. सो इन द फासिज्म इटली, इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू मेमोराइज सम फ्यू थिंग्स अबाउट द मेन कैरेक्टर नेम इज द बेनिटो मुसोलिनी, द लॉन्च द फासिस्ट पार्टी बेनिटो मुसोलिनी. ठीक है,
एंड ये चीज़ याद रखनी है. देन आफ्टर ही started the military training to give his volunteer in all that, and also he break the break the treaty with the League of Nations, and Mussolini joined with the Rome, Berlin and Tokyo Axis. So Italy became the responsible for the Second World War. उसके बाद है नाजिज्म इन जर्मनी. ठीक है, जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हम जानते हैं कि जर्मनी पहला वर्ल्ड वॉर लॉस्ट किया था. इट वॉज इकोनॉमिकली रूइन. ये पूरी तरह से इकोनॉमिकली रूइन हो गया था, बर्बाद हो गया था. पेरिस पीस प्रोसेस हैड कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. इसको जरा हाईलाइट कर लो आप. पेरिस पीस प्रोसेस थी, ये हैड कंपेल्ड टू जर्मनी. जर्मनी को कंपलसरी कर दिया कि आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल आपको साइन करना ही पड़ेगा. ठीक है, कंपलसरी कंपेल कर दिया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी को साइन करना पड़ा. जर्मनी वर एक्सट्रीमली एंग्री विथ दिस अनजस्ट ट्रीटी. जर्मनी पूरी तरह से एंग्री था कि ये अनजस्ट ट्रीटी है, हमारे लिए अन्याय है. ये वर्साइल ट्रीटी है, ये बहुत ही बुरी है, हमारे लिए अनजस्ट है. सो नाउ one of the best character for the Nazism, Adolf Hitler, joined the National Socialist German Worker Party in 1990. जरा इसको हाईलाइट कर लो. So now entry of Adolf Hitler. Adolf Hitler joined the National Socialist German Worker Party in 1990. ठीक है, तो 1990 में जर्मन या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की एडॉल्फ हिटलर ने 1919 में. दिस पार्टी केम टू बी नॉन एज द नाजी पार्टी. तो यही पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया. द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूडिंग द नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म. नाजी पार्टी का जो फिलोसॉफी था वो था नेशनलिज्म और सोशलिज्म. आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, जर्मन का जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, उसकी डेथ होने के बाद उसका नाम था प्रेसिडेंट का हिंडनबर्ग. हिटलर एज्यूम्ड द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टेरियल रूल्स. तो डायरेक्टली हिटलर ने एज्यूम कर लिया कि मैं आज से आपका प्रेसिडेंट हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मन, एंड पूरे पावर को अपने हाथ में ले लिया और एस्टैब्लिश द डिक्टेरियल रूल्स. और उन्होंने डिक्टेरियल रूल्स को एस्टैब्लिश किया, जिसको राजाशाही बोलते हैं ना, तानाशाही. तो वो स्टार्ट कर दिया उसने. अपने आप ही बोल दिया कि मैं ही हूँ आपका डिक्टेटर, आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ जर्मन, एंड स्टार्ट द हिज रूल. ही एडोप्टेड स्टैंड एंड एग्रेसिव पॉलिसी. उसने काफ़ी क्रूर और काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी को एडोप्ट किया. एंड लेड द जर्मन्स टूवर्ड नैरो नेशनलिज्म. और उसने जर्मनी को नैरो नेशनलिज्म में लीड किया, उसकी तरफ उसको ले गया. जर्मन्स कंसिडर हिटलर एज अ फॉर. दैट मीन्स जर्मन कंसिडर करते थे कि हिटलर है वो हमारा सेवियर है, हमारा हमें बचाने के लिए आया है. दैट मीन्स ये हमारा दूत है कि जो हमें सेव करेगा, हमें हमारा गार्डियन है, हमारा बॉडी गार्ड है इन शॉर्ट. नाजी सोल्जर्स वो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म. नाजी सोल्जर थे वो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे. एंड स्टक अ रेड स्ट्रिप ऑन देयर शोल्डर. जो रेड स्ट्रिप थी उसके शोल्डर पे वो लगी हुई रहती थी. एंड वोर अ सिंबल ऑफ स्वस्तिक. और उनका एक सिंबल रहता था स्वस्तिक का. यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो अपने हमेशा वो वॉर करते थे, पहनते थे अपने ड्रेस के, ऑन द ड्रेस. हिटलर्स ऑथोराइटेरियन एंड मिलिटरिस्टिक नेचर बिकम द ऑब्वियस आफ्टर कमिंग ऑफ पावर. वो पावर के आने के बाद उसने मिलिटरिज्म पे ज़्यादा फोकस किया. और हिज मेन एम वाज द इमरजेंसी ऑफ जर्मनी एज अ मेजर पावर. उसका एक ही लक्ष्य था कि किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी जर्मनी को सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री बना दूँ. इन द नेम ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस ट्राइब, हिज पॉलिसी वॉर target and exterminating Jews and gypsies and mentally challenged people. ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया, एक पॉलिसी एक्सेप्ट की और उससे लोगों को इस तरह से कन्विंस किया कि ये प्यूरिफिकेशन है, ये शुद्धिकरण है, हम जर्मनी के रेस को, जाति को, कस्टम को, कास्ट को शुद्धिकरण करेंगे. और उसने डायरेक्टली टारगेट किया जूस को. टारगेट ओनली द जूस पीपल. ठीक है, जूस को टारगेट किया. जिप्साइज एंड मेंटली चैलेंज पीपल थे, उनको डायरेक्टली टारगेट किया कि ये लोग जीने के हक लायक ही नहीं है, ये जर्मनी में रहने के लायक ही नहीं है, इन लोगों को भगाओ, उसको मार दो. ऐसी पॉलिसी उसने एडप्ट कर ली. ठीक है,
By the end of the Second World War, innumerable European Jews lost life. दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद innumerable, that cannot be counted, this much people died after the Second World War, which is known as the Holocaust, यानी कि genocide. तो इसको हाईलाइट कर लो कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर द innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust. ठीक है, इनको होलोकॉस्ट से जाना जाता है कि आफ्टर द इनन्यूमरेबल यूरोपियन ज्यूज लॉस्ट लाइव्स व्हिच इज नोन एज द होलोकॉस्ट जेनोसाइड. हिटलर्स एक्सपेंशंस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्रीज. हिटलर का जो बाय नेचर एग्रेसिव था, उन्होंने अपने मिलिट्री एक्शन को एक्सपेंड किया, आगे बढ़ाया अपनी नेबरिंग कंट्रीज को. एंड द पॉलिसी ऑफ exterminating certain groups lead to the Second World War and become an important reason for the same. तो अपने इस नेचर की वजह से पूरी दुनिया को, अपने देश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गया और ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इटली की तरह ही. ठीक है, सेकंड है. थर्ड वन है मिलिट्रिज्म इन जापान. जापान में मिलिट्रिज्म का स्टार्ट हुआ, वो किस तरह से, हाउ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट वी गोइंग टू नो. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1990, वर्साइल ट्रीटी हुई थी, ठीक है, इन द 1919. जापान डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ चाइना एज एक्सपेक्टेड. देखो, जापान भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनिंग नेशन के साथ था, तो वर्साइल ट्रीटी की वजह से उसकी वजह से जापान को भी इग्नोर किया गया. उनको कुछ टेरिटरी चाहिए थी चाइना की, जो उसको नहीं मिली, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूट मेनी रीजन ऑफ जर्मनी बिटवीन देम. काफ़ी सारे जो रीजन थे जर्मनी के, वो इंग्लैंड और फ्रांस ने रख लिए थे. जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड विद दिस. जापान काफ़ी नाराज था इसकी वजह से. इन द 1921 to 1922 Washington meet, Japan had to agree to have only 35% of the English and American naval force. तो in the 1921 to 1922 वाशिंगटन मीट हुआ था, उसमें जापान को ऐसा एग्री करना पड़ा कि उसको ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नावल फोर्स को उसको एग्री करना पड़ेगा. ठीक है, और जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट द आइलैंड ऑफ सक्लिन एंड साइबेरिया. ठीक है, तो जापान को जो आइलैंड था सक्लिन और साइबेरिया, उसको भी वैकेट करना पड़ा, उसको खाली करना पड़ा. द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस. तो इसकी वजह से जो आइलैंड उसको खाली करना पड़ा सक्लिन एंड साइबेरिया, उसकी वजह से जापान का यूथ था काफ़ी एंग्री था, गुस्से में था. ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय में देयर वर इलेक्शन इन जापान. तो इसी समय में जापान में इलेक्शन था जब ये पूरा माहौल चल रहा था नाराजगी का. एंड द पार्टी सपोर्टिंग द मिलिट्रिज्म गॉट द मेजोरिटी. तो जो पार्टी मिलिट्री को सपोर्ट कर रही थी, मिलिट्रिज्म का शासन था उसको सपोर्ट कर रही थी, वो पार्टी जीत गई जापान में. द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म. जो जापान की जो मिलिट्री पार्टी थी, उन्होंने पॉलिसी एडॉप्ट की एक्सपेंड करने के लिए, अपने जो टेरिटरी को एक्सपेंड करना, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, वो पॉलिसी उन्होंने एडॉप्ट कर ली. एक्सपेंशन पॉलिसी उसने एडॉप्ट कर ली जापान की मिलिट्री नेशनलिज्म पार्टी ने, जो बिलीव कर रही थी मिलिट्रिज्म में. जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन. एक और बात थी कि जापान को परमानेंट प्लेस नहीं मिला था लीग ऑफ नेशन में, वो भी एक नाराजगी का रीज़न था. The Western country could not stop the imperialistic activities of Japan. और जो वेस्टर्न कंट्री थी, वो जापान की जो imperialistic एक्टिविटी थी, जो सरमुख्तारशाही बोलते हैं, जिसको दूसरी के टेरिटरी को कैप्चर कर लेना, उस पर हक जमाना, ये जो imperialistic थी, अपने एम्पायर को बढ़ाना, ये पॉलिसी थी, वो जो मेंटालिटी थी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई वेस्टर्न कंट्री. जापान के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था. जापान कैप्चर द मंचूरिया एंड एस्टेब्लिश द मंचूको गवर्नमेंट in 1930. इसको जरा हाईलाइट करो. जापान ने मंचूरिया को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे मंचूको गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी 1932 में. एल्सो इट कैप्चर कोरिया, मंगोलिया, शांतुगान एंड सम प्रोविंस ऑफ चाइना. तो उसने एक और
काफ़ी और भी चीज़ को कैप्चर किया, कोरिया में मंगोलिया और सांतुंग एंड सोम प्रोविंस चाइना के भी कुछ हिस्से को उसने हथला लिया, उसको कैप्चर कर लिया। इट improve its relation with Germany and Italy and let loose its sting of imperialism। तो इसकी वजह से इसका अच्छा रिलेशन हो गया जर्मनी के साथ, क्योंकि वो भी सेम मेंटालिटी की थी और इटली भी थी, तो तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, उनका रिलेशन अच्छा हो गया। इट्स अ स्टिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म, क्योंकि सभी लोग इम्पेरियलिज्म में बिलीव करते थे। उसने जो पॉलिसी थी, तीनों ने एग्रेसिव पॉलिसी एक्सेप्ट की थी और तीनों लीग ऑफ नेशन से नाराज थे, और जो विनिंग पार्टी थी, तो टेरिटरी का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उससे भी वो काफ़ी खुश नहीं थे। आफ्टर द एम्परर मेइजी, तो यहाँ पे जरा हाईलाइट कर लो प्लीज, एम्परर मेइजी, एम्परर हिरोहितो 1936 also encouraged these activities of Japan। तो एम्परर मेइजी एंड एम्परर हिरोहितो 1936 इन्होंने भी इसी एक्टिविटी को इंकरेज किया, उसको प्रोत्साहन दिया जापान में। Thus जापान snapped all its tie with the League of Nations 1930 में। तो 1933 में जापान ने सभी अपनी जो ट्रीटी थी, अपनी टाई थी, वो सारी स्नैप्ड कर दी, डिलीट कर दी, इन शॉर्ट उसने उससे रिमूव कर लिया, अपने आप को बाहर निकाल लिया सारी टाइज में से जो लीग ऑफ नेशन के साथ थी। ठीक है, तो ये कंडीशन थी जापान में। देन आफ्टर द ग्लोबल डिप्रेशन बहुत बढ़ गया था 1929 टू 1930 को, वो हम देखेंगे क्या था डिप्रेशन ग्लोबल में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। The heads of most of the European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post-war problem of the world will come to an end. The head of the most of the European nations, जो यूरोपियन नेशन के ज़्यादा हेड थे, वो ऐसे मानते थे कि एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, पहले विश्व युद्ध के बाद एंड आफ्टर द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स, जो उसके बाद के जो प्रॉब्लम आने वाली थी वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, विल कम टू एंड, वो उसका अंत हो गया, ऐसा मानने लगे थे। ठीक है, बट दिस प्रूव रॉन्ग, मगर ये गलत साबित हुआ, क्योंकि जो हेड थे यूरोपियन के, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन के जो हेड थे, ऐसा मानने लगे थे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों में थोड़ी शांति है, सब लोग अब अच्छे से जिएंगे, उसके वर्ल्ड वॉर के बाद के जो इफेक्ट थे वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, ऐसी वो लोग सोचने लगे थे। वो उसकी जो सोच थी दैट कैम टू प्रूव रॉन्ग, वो रॉन्ग साबित हो गई, प्रूव रॉन्ग। Suddenly, a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble। जरा इसको हाईलाइट कर लो पूरी अच्छी तरह से। A large number of shares began to be sold in the, बहुत ज़्यादा नंबर के शेयर थे, शेयर मार्केट में शेयर आते हैं ना, हिस्सा, वो शॉर्ट होने लगा वॉल स्ट्रीट में, वॉल स्ट्रीट को हाईलाइट करना, वॉल स्ट्रीट। स्टॉक मार्केट कोजिंग द स्टॉक मार्केट स्क्रम्बल, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो गए और शॉर्ट हो गए वॉल स्ट्रीट में, तो उसकी वजह से पूरा वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट था वो स्क्रम्बल हो गया, गिर गया। दिस वॉज कॉल्ड एज द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिस्ट। 14 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट का शेयर था पूरी तरह से कॉलैप्स हो गया, वॉल स्ट्रीट मार्केट था पूरी तरह से कॉलैप्स हो गया। तो इसको जो क्रिटिसाइज लोग थे, इंटेलेक्चुअल पीपल थे, उनको वो कहते हैं वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिस्ट। 14 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट क्राइसिस हुआ। दिस क्राइसिस shook the whole world and shattered the economic condition of the nations, giving the birth of the great global depression। तो ये मार्केट जो पूरी तरह से क्रैश हो गया ना, इसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में पूरा डिप्रेशन फैल गया, क्योंकि वो पूरे इकोनॉमिकली कंडीशन सारे नेशन के तो बहुत ख़राब होने लगे। और ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन जो बोलते हैं, ये बहुत बड़ा ग्लोबल डिप्रेशन स्प्रेड होने लगा पूरे दुनिया में, क्योंकि वॉल स्ट्रीट मार्केट था वो सबसे बड़ा मार्केट था, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से कॉलैप्स हो गया, क्रम्बल हो गया। तो उसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में शेयर गिरने लगे और प्रॉफिट और इकोनॉमिकली काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल डिप्रेशन बढ़ गया। मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वर इफेक्टेड बाय दिस, तो काफ़ी सारे देश थे इस वॉल स्ट्रीट क्रम्बल की वजह से इफेक्टेड हो गए। इवन अ सुपर पावर लाइक ग्रेट ब्रिटेन हैड टू सेक्रीफाइस इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट दिस करेंसी पाउंड। सोचो उस टाइम के सबसे बड़ा देश, सबसे ग्रेट ब्रिटेन था, पावरफुल था, उनकी करेंसी पे भी इफेक्ट हुआ और उनका जो रिजर्व गोल्ड था, ठीक है, कीपिंग द गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट द करेंसी पाउंड, वो भी गिरा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा।
This affected the other nation of the world and international trade and industry. तो ये इससे क्या हुआ क्या कि पाउंड जब गिरा, जो उनका रिजर्व गोल्ड था उनको भी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो इसकी वजह से जो दूसरे वर्ल्ड के जो इंग्लैंड के अंडर में आते थे, इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्री थी, तो पूरे इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इंडस्ट्री में काफ़ी कोलैप्स हुआ, काफ़ी गिरावट आई और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. प्रोस्परस नेशन लाइक अमेरिका आल्सो हैड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर्स. जैसे कि बहुत पैसे वाली कंट्री लाइक अमेरिका को भी काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर इम्पोज करने पड़े. ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ. तो ग्लोबल ट्रेड थे वो आधे हो गए, ऐसा समझ लो. दस वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट द गेटिंग इट्स आउटलाइन. तो इसी की वजह से, ग्लोबल डिप्रेशन की वजह से अभी पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आउटलाइन वो ड्रॉ करने लगे, वो क्रिएट होने लगी, क्योंकि पूरा डिप्रेशन अभी मिल गया है. तो अभी नाउ वी हैव ऑल द सीन क्रिएटेड. मिलिट्रिज्म इन जापान, फासिज्म इन इटली एंड नाजीज्म जर्मनी, है ना. ये 3 और 4th रीजन ग्लोबल डिप्रेशन. ये पूरा एटमॉस्फेयर नाउ क्रिएटेड फॉर द वर्ल्ड वॉर 2. पूरा अभी पूरा सेटअप हो गया है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, ठीक है. ग्लोबल डिप्रेशन, मिलिट्रिज्म जापान, फासिज्म इन इटली एंड नाजीज्म इन जर्मनी. So Benito Mussolini, Hitler and militarism in Japan. These 3 countries totally totally opposite with the League of Nations. They don't satisfy. They are not satisfied from the League of Nations. और एक और बात हो गई, ग्लोबल डिप्रेशन भी बढ़ गया. तो जो वॉल स्ट्रीट मार्केट था वो भी स्टम्बल हो गया. सो चारों तरफ से पूरी दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर में गिरी हो गई है, ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है. तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 1949 फैक्टर्स. तो अभी वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, क्या क्या फैक्टर थे, दैट वी गोइंग टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो सेक्शन, राइट. वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फ्रॉम एट दिस पॉइंट वर्ल्ड वॉर 2. आई होप यू ऑल गॉट अ पॉइंट फ्रॉम माई साइड. So every highlight point just recall again, so much better to understand, right. And if you see the video on YouTube about World War II, global depression, all that, so you will get more information. You will better to understand me and our chapter. So if you seen the video on YouTube about World War II, global depression, fascism, Nazism, so you will have more information about. So it's easy to understand this chapter more, right. So please stay home, stay safe, take care of yourself. Have a nice day.